हेलो बच्चों आज ये वीडियो स्पेशली सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए है जिनका एग्ज़ाम है एडवांस अकाउंटिंग का। आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ कवर करने की। सबसे पहले तो जो पेपर का पैटर्न है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, लेकिन दोबारा से उसका एक ब्लूप्रिंट डिस्कस करूंगा आपके साथ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा कि एग्जाम में 3 घंटे में पूरा पेपर खत्म करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी आप बना सकते हो। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अब आपको इन चैप्टर्स में से कौन से पढ़ने चाहिए। तो देखो बच्चों, सबसे पहली चीज़ तो आपके 30 मार्क्स के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे वो तो आपके कंपलसरी हो ही गए। तो सबसे पहले तो आप इस पोर्शन को अलग कर लेते हो कि जो 30 नंबर होंगे वो आपके कंपलसरी आपको सॉल्व करने ही हैं, उसमें आपको कोई चॉइस नहीं मिलने वाली। तो 30 मार्क्स तो आपके ये कंप्लीट हो गए, जिसमें आप टेंटेटिवली मान के चलो कि 20 से 22 नंबर तक के आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन होंगे और 8 से 10 नंबर के रिमेनिंग चैप्टर्स में से कोई भी मिसलिनियस क्वेश्चंस होंगे। और ये एमसीक्यू आपके टोटल 2 नंबर ईच के होंगे, जिसमें आपको 15 क्वेश्चंस एमसीक्यू के करने रहेंगे। तो 30 मार्क्स तो आपके बिल्कुल ये अलग हो गए। अब साथ ही साथ बता देता हूँ कि आप सबसे पहले एमसीक्यू से ही स्टार्ट करना, क्योंकि एमसीक्यू के अंदर आपको 2-2 नंबर के जब क्वेश्चन मिलते हैं तो कई बार उसमें कुछ क्वेश्चन छोटे भी होंगे, बहुत ज़्यादा उसमें आपको फॉर्मेटिंग नहीं करनी होगी। हाँ, सिर्फ एप्लीकेशन करना होगा कॉन्सेप्ट का, यानी कैलकुलेशंस करनी हो सकती है जो आप कैलकुलेटर पर भी कर सकते हो। तो आप स्टार्टिंग करना अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ। अब उसके बाद आपके पास होंगे 6 क्वेश्चंस, जिसमें पहला क्वेश्चन 14 नंबर का वो कंपलसरी है। अब जो पहला क्वेश्चन होगा आपका कंपलसरी वाला जो मैंने मार्क करा है, उसके 3 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, दूसरा भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, तीसरा भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। इसमें आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे। तो अब ये ध्यान रखो कि ये 5-5 और 4 नंबर के वेटेज वाले आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो मैंने आपको एक लास्ट टू लास्ट वीडियो में बताया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन से आप करो जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो मैं दोबारा से एक रफ लिस्ट बता रहा हूँ, लेकिन आप दोबारा उस वीडियो को जरूर सुन लेना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसमें आपसे 5 नंबर के, क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछने की संभावना ज़्यादा है। जो थ्योरी वाला पूछेगा वो लास्ट में चांस ज़्यादा होता है, लेकिन पहले वाले में आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो आप प्रैक्टिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में देखो कौन से बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। आप AS 12 गवर्नमेंट ग्रांट, क्योंकि इस पे प्रैक्टिकल होता है। AS 16 बोरोइंग कॉस्ट, इस पे प्रैक्टिकल होता है। AS 19 लीजिंग पर प्रैक्टिकल होता है। AS 20 EPS पर प्रैक्टिकल होता है। AS 22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस, इसमें मेनली प्रैक्टिकल होता है। तो इन 5 को तो आप बहुत अच्छे से करना ही करना। बाकी हो सकता है सेमी प्रैक्टिकल में आपका कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट AS 7 आ सकता है या AS 10 का आ सकता है PPE का। तो ये भी इंपॉर्टेंट तो ही, ऐसा नहीं कि इनको छोड़ देने, लेकिन इन 5-7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को आप अच्छे से कवर करना, तो आपका क्वेश्चन 1 जो है वो हो जाएगा। तो MCQ करने के बाद आप फिर क्वेश्चन 1 ही सॉल्व करना, क्योंकि गिवन दैट क्वेश्चन 1 कंपलसरी है, आपको वैसे भी करना ही है, तो छोड़ने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। और इसमें 3 पार्ट्स होंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, तो अगर आपको कोई भी 1 या 2 अच्छे से आते होंगे तो उसमें टाइम भी कम लगेगा और एकदम आपके 5 या 10 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। तो MCQ के बाद क्वेश्चन 1 करना है कंपलसरी। तो ये हो गए आपके 14 नंबर कंप्लीट। तो 30 नंबर MCQ, 14 नंबर का पहला क्वेश्चन, तो 44 नंबर आपका खत्म हो गया अटेम्प्ट। अब बचे हुए 5 क्वेश्चंस में 2, 3, 4, 5, 6 में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस करने हैं, 14 नंबर ईच के। तो 14 × 4 हो गया 56 मार्क्स। तो 44 मार्क्स आपके पहले कवर हो चुके और 56 अभी कवर हो जाएंगे, तो कंप्लीट 100 नंबर का पेपर हो जाएगा। अब इन 4 क्वेश्चनों में से आपके पास एक्सटर्नल चॉइस है कि 5 में से कोई भी 4 करने आपको रहेंगे। तो अब देखो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इन 5 में से आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, डिपेंडिंग कि अमेलगमेशन और कंसोलिडेशन, ये जो 2 चैप्टर्स हैं ये बहुत बड़े चैप्टर्स हैं। तो अगर आपको किसी भी एक में थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस है तो आप उसको चॉइस में आउट कर सकते हो, वो अब आपकी कॉल है। लेकिन देखो, अटेम्प्ट कौन सा करना है ये ध्यान रखना। अगर आप दोनों भी क्यों ना अटेम्प्ट कर रहे हो, चाहे अमेलगमेशन और कंसोलिडेशन, इनके क्वेश्चंस को ध्यान रखना लास्ट में सॉल्व करना, क्योंकि इन दोनों ही क्वेश्चंस के अंदर एप्लीकेबिलिटी भी पूरी होती है। और अगर अमेलगमेशन का क्वेश्चन है तो आपको जर्नल भी करने पड़ेंगे, ओल्ड कंपनी की बुक्स अगर क्लोज करनी है तो लेजर भी बनाने पड़ेंगे, नई कंपनी की बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। तो बहुत लेंथी क्वेश्चन होता है, 1 घंटा भी लग जाता है। तो इस क्वेश्चन को कभी भी स्टार्टिंग में मत पिक करना, चाहे आपको क्वेश्चन आता भी क्यों ना हो, इसको लास्ट में ही आप सॉल्व करना, क्योंकि इसमें PC निकालना सारा प्रोसेस बहुत लंबा है, तो एप्लीकेशन भी है और लेंथी भी है। तो इसीलिए अमेलगमेशन को लास्ट में करना। सेम गोज फॉर कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन को भी आप एंड में ही करना, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा टाइम खाता है। तो इन केस अगर पेपर छूटने की भी नौबत आ रही होगी तो इनमें से कुछ छूटेगा तो कम नंबर जाएंगे। लेकिन अगर आपने इनको पहले करने का सोच लिया और ये 1 घंटा खा गए तो रिमेनिंग पेपर करने के लिए आपको सिर्फ 2 घंटे बचेंगे। तो इन पर बिल्कुल रिस्क मत लेना।
तो ये क्वेश्चन आप लास्ट में करना। तो कौन सा क्वेश्चन आप पहले कर सकते हो? मेरे हिसाब से आप क्वेश्चन 3 सबसे पहले कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन 3 के अंदर आपको एक पार्ट तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ही मिलेगा। तो अगेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमेशा सॉल्व करना छोटा ही होता है, उसमें कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बड़ा नहीं होता, छोटा ही सॉल्व करना होता है। एप्लीकेशन लगाई, थोड़े से स्टेप लगाए, ना कोई आपको जर्नल करनी, ना कोई लेजर बनाना, सिर्फ कैलकुलेशन होगी। और जो दूसरा पार्ट है या तो बायबैक या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, वो भी बहुत ईजी है, कंपैरेटिवली छोटा है। अब क्वेश्चन 3 अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो वो आपका कम टाइम में, मैक्सिमम आधे घंटे के अंदर या 25 मिनट के अंदर पूरा कवर हो जाएगा। तो 25 मिनट में आपको 14 नंबर की कवरेज मिल जाएगी, जो बहुत है। उसके बाद आप इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी सॉल्व कर सकते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का देखो एक क्वेश्चन पक्का आएगा, और वो आपको पता ही है कि क्या आने वाला है। आपसे पूरा का पूरा BNL और बैलेंस शीट बनवाएगा। फॉर्मेट आपको ऑलरेडी पता है, तो फटाफट फॉर्मेट आप पूरा का पूरा बना भी सकते हो, जल्दी से याद है ही। सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है, और एडजस्टमेंट इसमें कोई ज़्यादा होती नहीं है, जो होती भी है लिमिटेड रहती हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप बीच में या फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सॉल्व कर सकते हो। ये भी आपको 25-30 मिनट में पूरा हो जाएगा और आपको 14 नंबर की वेटेज दे देगा। उसके बाद इसी तरह जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक मुझे जो ड्रॉबैक लगता है वो ये कि इसके अंदर आपको देखो एक क्वेश्चन मिसलिनियस कहीं से भी पूछ सकते हैं, थ्योरी वाला। एक पोर्शन इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट का होगा, MTP के बेसिस पर बता रहा हूँ। एक पोर्शन ब्रांच का हो सकता है, तो ब्रांच में भी अपनी एक एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। कई बार उसका क्वेश्चन कुछ ट्रिक हो जाता है, घुमा देता है। कोई ब्रांच अकाउंट बनाना है, ब्रांच स्टॉक डेटर अकाउंट बनाना है, इसी तरह कैश फ्लो भी करना है, फिर उसका फॉर्मेट प्रॉपर बनाना पड़ेगा, उसमें कोई ट्रिक आ जाएगी, उसकी कोई एडजस्टमेंट सॉल्व करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन 6 जो है उसमें आपको 3 पार्ट्स करने हैं, 3 बार दिमाग लगाना है, और अलग अलग तरह का दिमाग लगाना है। फॉर्मेट भी है, किसी में एप्लीकेशन भी है, किसी में कैलकुलेशन भी है, और फिर जाके 14 नंबर मिलेंगे। तो इसमें मुझे लगता है आपके पौना घंटा जा सकता है। तो क्वेश्चन 6 को आप अपने रिस्क में स्टार्टिंग में मत सॉल्व करना, रिस्क रहेगा। तो मेरे हिसाब से मेरी राय ये है, स्टार्ट विद MCQ, सबसे इजी, सबसे सही तरीका। उसके बाद क्वेश्चन 1 वो कंपलसरी ही होगा, तो वो सॉल्व कर लो। उसके बाद 3 और 2 इन दोनों में से अपने हिसाब से जो भी ज़्यादा अच्छा आता हो पहले उसको स्टार्ट करना, 2 और 3 को ज़रूर करना। उसके बाद 4, 5, 6 में से आप ऑब्वियसली कोई भी 2 करोगे। अब अमेलगमेशन और कंसोलिडेशन करोगे तो ऑब्वियसली आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, लास्ट में ही फॉल करेंगे। और कोई भी 4 या 6 या 5 या 6 में से कर रहे होंगे तो 4 वाले को यानी अमेलगमेशन को लास्ट में रखना या कंसोलिडेशन को लास्ट में रखना, पहले 6 कर लेना। लेकिन आप इस ऑर्डर को ज़रूर ध्यान रखना, तो थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। और मेरी सलाह यह है कि 3 घंटे का टाइमर लगा के एक MTP भी सॉल्व करके देख लो खुद इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से, तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। अब आता हूँ वीडियो के लास्ट पार्ट पर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कि आपको इसमें पढ़ना क्या है। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए मैं आपको अलग से बता भी चुका हूँ, और कोशिश करूँगा दोबारा से बता दूंगा एक बार एक और वीडियो में कि किन चीज़ों पर फोकस करना है। लेकिन आप इन चैप्टर्स की बात करो। देखो क्वेश्चन 2 से शुरू कर रहा हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप सिर्फ बड़े इलस्ट्रेशन उठाओ जिसमें आपको PNL और बैलेंस शीट बनानी है, दैट्स इट। 2 क्वेश्चन उसके सॉल्व कर लो, ठीक है, काउंट करते रहो, 2 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन 3 में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में सिर्फ आप एक क्वेश्चन सॉल्व करो, एक इलस्ट्रेशन है जिसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट्स दे रखी है, प्लस बैलेंस शीट बनानी है, 3 क्वेश्चन हो गए। बायबैक के सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं आपको, जिसमें एक में आपको तीनों टेस्ट लगाने हैं ताकि आपको टेस्ट लगाने आ जाए, और एक में आपको जर्नल एंट्री के बाद बैलेंस शीट बनानी है, वो आ जाए। 2 क्वेश्चन ये हो गए, टोटल हो गए 5 क्वेश्चन, खत्म। इससे ज़्यादा नहीं करना, यही है टॉपिक, यही पूछेगा बस। हाँ क्वेश्चन बदल देगा, लेकिन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इन्हीं क्वेश्चनों में। अमेलगमेशन की बात करूँ, अमेलगमेशन में 3 बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जिसमें PC निकालनी है, बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी क्लोज करना है, लेजर हो गया, नई कंपनी की जर्नल और बैलेंस शीट बनानी है। बस 3 क्वेश्चन आप अमेलगमेशन के चूज कर लो जिसमें सब कुछ करना हो, अमेलगमेशन का रिवीजन हो जाएगा। इसी तरह कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन में आप 2 या 3 क्वेश्चन रख सकते हो जिसमें आपको मेनली देखो कंसोलिडेशन बैलेंस शीट का ही आपसे पूछेगा। तो आपको करना क्या है, पहले कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकाला, वर्किंग नोट वो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट छोटा सा वर्किंग नोट वो, बस। बाकी आपको बैलेंस शीट को कंसोलिडेट करना है। तो कोई भी 2 या 3 बड़े क्वेश्चन कर लो जिसमें कंसोलिडेशन ऑफ बैलेंस शीट है, तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन हाँ, रिस्क से बचने के लिए एक एक क्वेश्चन देख जाना बस, जिसमें कंसोलिडेशन ऑफ PNL है या कंसोलिडेशन ऑफ कैश फ्लो है। हालांकि वो बहुत इररेलेवेंट है, लेकिन फिर भी एक ऊपर से 5 मिनट नजर मार लेना, बट जरूरत नहीं है। तो टोटल आपके 11 क्वेश्चन यहाँ तक हो चुके। उसके बाद मिसलिनियस तो किसी भी चैप्टर से कुछ भी पूछ लेगा, उसके लिए ज़्यादा टेंशन लो मत। कैश फ्लो स्टेटमेंट का 2 क्वेश्चन मैक्सिमम आप कर सकते हो जिसमें आपको पूरे फॉर्मेट बनाने। हालांकि छोटा क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ आप एक्टिविटीज़ का कॉन्सेप्ट रट लो कि किस एक्टिविटी में क्या ऐड या लेस कर रहे हैं, और बाकी हर एक्टिविटी से छोटा क्वेश्चन पूछेगा तो आप बना ही पाओगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और रहा सवाल ब्रांच का, तो ब्रांच के अंदर देखो चैप्टर क्योंकि बड़ा है
और 6 नंबर या 8 नंबर तक का अगर ये आता है या 10 का भी आता है लेट से, तो इसमें आपको बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। तो ब्रांच में मैक्सिमम आप 3 से 4 क्वेश्चंस रखो, एक एक वैरायटी का। एक आप रख लो इंडिपेंडेंट ब्रांच का, एक आप रख लो डिपेंडेंट ब्रांच का, एक आप रख लो फॉरेन ब्रांच का। दैट्स इट अभी की प्रैक्टिस के लिए। बाकी इसमें जो फाइनल अकाउंट्स वाला है, ट्रेडिंग पीएनएल वाला, वो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप बाद में रख सकते हो। लेकिन अगर आप 4 से 5 क्वेश्चन भी मैक्सिमम लेकर चलो ब्रांच के अंदर, तो टोटल आपके 17-18 क्वेश्चंस हो जाते हैं, जो आप इन चैप्टर्स को अगर डिवोट करते हो तो कवर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपको अभी करने हैं तो सिर्फ ये 18 क्वेश्चन करो। मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम 20 क्वेश्चंस कर लो, दैट्स इट। एक फ्रेमवर्क तैयार हो गया, फिर 3 घंटे का एमटीपी सॉल्व कर लो, जिसमें मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई उसको अप्लाई करके देखना कि 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। और बाकी एएस जो मैंने इंपॉर्टेंट पहले भी बताए थे, उन एएस को थोड़ा अच्छे से पढ़ना, तो फिर आप देखना कि आपका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा होगा। बाकी टेंशन की कोई बात नहीं है, आप अच्छे से बिल्कुल अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से कर पाओगे। अकाउंट्स देखना डेफिनेटली बहुत स्कोरिंग है, और आपके इसमें पेपर एक बार अच्छा होगा तो कॉन्फिडेंस भी आपको आगे के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेज़ आप सब बच्चों को। और कोई भी कमेंट है, डाउट है तो कमेंट कर देना, और प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। लास्ट मोमेंट पे ये वीडियो आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे और जितने ज़्यादा ग्रुप्स पर शेयर करोगे, तो इसका फ़ायदा किसी भी बच्चे को मिल सकता है। और इससे सच बता रहा हूँ, फ़ायदा ही मिलने वाला है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी को नुकसान पहुंचाएगी। हो सकता है बच्चा प्रैक्टिस करे, हो सकता है बच्चा पेपर पैटर्न ना जानता हो, थोड़ा उसको और क्लैरिटी मिल जाए, हो सकता है किसी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी ना पता हो, उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता लग जाए, समझ आ जाए कि रिवीजन क्या करना है। तो प्लीज़ डू शेयर। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।